हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संघई और आज हम देखेंगे 5 ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले 10 साल काफी अच्छी ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। और इन 5 सेक्टर्स में से हर सेक्टर में से दो दो स्टॉक करके हम देखेंगे जो अपने सेक्टर के लीडर्स हैं। और ये 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको आप रडार पे रख सकते हो अगले 10 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि YouTube आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल। तो स्पेशलिटी केमिकल की खास बात बताएं तो चाइना के पास करेंटली 35% मार्केट शेयर है और इंडिया के पास मात्र 4% का मार्केट शेयर है। और जिस तरीके से चाइना में पोल्यूशन की वजह से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काफी सारी कंपनीज पे बैन लग गया है, तो यहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज करने में दिक्कत नहीं है। और इसमें हम देखें तो अगर चाइना 7% का मार्केट शेयर भी लूज करती है, विच विल मेक इट ऑलमोस्ट 28% का मार्केट शेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो उस केस में 7% का मार्केट शेयर इंडिया के पास ओपन हो जाता है, जिसके हिसाब से इंडिया का करंट मार्केट शेयर से हम देखें तो ऑलमोस्ट ट्रिपल तक का पोटेंशियल है। वहीं अगर हम केमिकल इंडस्ट्री का इन जनरल देखें किस तरीके से बिहेवियर आए, तो 20th सेंचुरी के इनिशियल ईयर्स की बात करें तो यूरोप, यूएस, जापान, ये 3 कंट्रीज प्राइमरली थी जिसमें केमिकल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग की सेटअप होती थी। और 70s के बाद जो है चीजें थोड़ी चेंज हुई, और क्योंकि लेबर कॉस्ट और वेस्ट ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है यूरोपियन और यूएस वगैरह में काफी ज्यादा राइज हो गया, इस वजह से जो है जितनी भी वहाँ की इंडस्ट्री थी, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री, वो मोस्टली एशिया में शिफ्ट हो गई, मोस्टली चाइना, मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हुई। और यहीं पे अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज में प्राइमरली बल्क केमिकल्स का प्रोडक्शन होता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इवन जो ऊपर लेवल की जो केमिकल्स होती है, चाहे वो इंटरमीडिएट केमिकल्स हो या स्पेशलिटी केमिकल्स हो, ये सारे जितने भी वैल्यू चेन है इनमें भी काफी सारी कंपनीज अच्छा करने लगी। और इमर्जिंग कंट्रीज में स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हम देखेंगे जो ऐसी कंपनीज जो स्पेशलिटी केमिकल में अपने आप में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताऊं आपको, तो केमिकल इंडस्ट्री में जो वैल्यू चेन है उसमें फीड स्टॉक बेसिकली आपका रॉ मटेरियल होता है, बल्क कमोडिटी होता है, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट केमिकल्स, और उसके बाद है स्पेशलिटी केमिकल, और उसके बाद होता है एंड एप्लीकेशन। तो जो स्पेशलिटी केमिकल होता है ये बेसिकली एक बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विस मानी जाती है। और इसकी अगर हम बात करें तो जो कंपनी प्योरली स्पेशलिटी केमिकल का काम करती है उसका एक खास निशानी होती है कि वो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाती है, और कस्टमर्स जो है उसको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देने को कतराते नहीं है। और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा का मतलब है कि जो दो स्टॉक्स का हम डिस्कशन करेंगे उन दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 35% है। तो दिखता है कि किस तरीके से स्पेशलिटी केमिकल में अच्छे प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम दो कंपनीज की बात करें तो पहली है विनती ऑर्गेनिक्स, और विनती ऑर्गेनिक्स की बात करें तो आरओसी ऑलमोस्ट 25% का है, आरओई ऑलमोस्ट 20% का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 25% इन 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में 15% के आसपास, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का पी जो है 70 के आसपास है, जो थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे, और इसलिए आपको जब भी डिप साइज कंपनी में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में 568% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाए, और सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 46% के रिटर्न्स है। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो एल्काइल अमीन्स की बात करें तो आरओसी जो है ऑलमोस्ट 56% का है और आरओई ऑलमोस्ट 45% का है। और वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 26% और लास्ट 5 इयर्स में 20%, और लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 65% का है। और वहीं लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 42% का है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं पीई अगर हम देखें कंपनी का तो 62 का है, जो कि थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसलिए आपको ये दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जो है ऑन डिप्स करनी चाहिए। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में 2300% के अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं, और वही ऑलमोस्ट 90% के सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि अमेजिंग है। और स्पेशलिटी केमिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं दिखा दूं, तो अवंती फीड्स की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले अवंती फीड्स में बहुत अच्छा टेलविंड आया था, क्योंकि थाईलैंड और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में उनकी फिश और श्रिम्प में कुछ डिजीज लग गई थी, जिसके वजह से उनका बिजनेस बहुत गंदे तरीके से डिक्लाइन हुआ था। और वहीं पर अवंती फीड्स का बिजनेस बहुत अच्छे से मूव अप हुआ। वो जो डिसएडवांटेज था साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, वो एडवांटेज की तरह काम किया था अवंती फीड्स में, और उस वजह से इनका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ था। और फिर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो है उनका जो श्रिम्प और फिश की जो डिजीज थी वो सारी चीजें उन लोगों ने सॉल्व कर ली, और उस वजह से जो है उनका बिजनेस वापस वो मार्केट रीगेन करने लगे। और वहीं अवंती फीड्स का बिजनेस थोड़ा सा डिक्लाइन किया, और इसी वजह से स्टॉक प्राइसेस भी डिक्रीज किए। अब ये कहने का मतलब ये है कि स्पेशलिटी केमिकल में भी अगर चाइना में जो अभी बैन लगा है काफी सारे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में,
वो अगर बैन अगर रुक जाता है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम में भी 3 साल 5 साल बाद, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा वो कॉशियस होकर मॉनिटर करना चाहिए। वैसा कुछ चाइना में अगर होता है तो उस केस में हमें स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक्टिवली आप बिजनेस लेवल पे थोड़ा सा मॉनिटर करना होता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से स्टॉक्स में प्राइसेस रिफ्लेक्ट होती है। अगले सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक की जब हम बात कर रहे हैं, इन जनरल जीडीपी जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेगमेंट में काफी अच्छी रोबस्ट डिमांड है, स्पेशली जो प्राइवेट बैंक्स है। और वहीं अगर हम देखें तो इन जनरल बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी इनोवेशन हो रहे हैं, चाहे वह आप यूपीआई बोल लीजिए, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन बोल लीजिए, क्रेडिट कार्ड बोल लीजिए, या फिर नेट बैंकिंग बोल लीजिए, ऐसी काफी सारी इनोवेशन आ गए हैं। और एक और खास बात मैं बताऊं जिस वजह से आपको प्राइवेट बैंकिंग में फोकस करना चाहिए, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से कंटिन्यूअसली प्राइवेट बैंक्स जो है मार्केट शेयर गेन करती जा रही है। एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो जहां 2000 में ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक 80% मार्केट शेयर जो पब्लिक बैंक्स के हाथ में था, वहीं आज के समय में बात करें तो ऑलमोस्ट 60% ही रह गया है और ऑलमोस्ट 36% का मार्केट शेयर प्राइवेट बैंक्स के पास है। और अभी भी रनअप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रनअप हो गया, अभी भी ऑलमोस्ट 60% का मार्केट शेयर जो पब्लिक बैंक्स के पास है वो चेंज होने वाला है, और आने वाले 10 से 15 साल में ये रेशियो ठीक उल्टा दिखेगा, यानी प्राइवेट बैंक्स के पास 80% मार्केट शेयर होगा और 20% मार्केट शेयर पब्लिक बैंक्स के पास रहेगा। तो ऐसा मार्केट पोटेंशियल है प्राइवेट बैंक्स के पास। और वहीं अगर हम कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आरओसी ऑलमोस्ट 7% का है और आरओई की बात करें तो 18% का। यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं, यहाँ पे तो आरओसी नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा बैंकिंग इंडस्ट्री में। और वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15% का है। और वहीं प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। एक और चीज मैं बताऊं आपको तो पी जो है 25 है, और नॉर्मली कई लोग जो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में डेट टू इक्विटी हमें देखना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि नॉर्मली जो डेट होता है वही बेसिकली बैंक का सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, जिसको वो फर्दर लेंडिंग करके अपने प्रॉफिट्स बनाती है। तो इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री में हमको इवन एनबीएफसी के केस में हमें डेट टू इक्विटी रेशियो को इग्नोर करना चाहिए। और वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 164% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने और 21% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, और इसका आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास है और आरओई जो है ऑलमोस्ट 15% का है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 10% और लास्ट 5 ईयर्स में भी ऑलमोस्ट 10% का। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का अमेजिंग प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 133% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है और सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न्स है। अगले सेगमेंट की बात करें तो नेचुरल गैस जो है ये स्टेप टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी है। ये स्टेप टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आप नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हो उसी से आपको पता चलेगा कि क्या वो नेचुरल गैस जो है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। जबकि गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट का करेंटली जो एनर्जी मार्केट है उसमें से नेचुरल गैस सिर्फ और सिर्फ 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और आने वाले टाइम में बाई 2030 गवर्नमेंट का टारगेट है कि 15% ऑफ द मार्केट शेयर जो है वो नेचुरल गैस से आना चाहिए। तो दिखता है कि इन जनरल सेगमेंट के पास काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, और यही जो है 12% की सीएजीआर लेवल पे ग्रोथ जो है इन जनरल इंडस्ट्री कर सकती है। और इसी सेगमेंट में जो मार्केट लीडर्स है जो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनका ग्रोथ जो है 15% के ऊपर हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं तो मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप सर्च करो रेनविस इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक ये और एक ये दोनों में मैंने डिटेल लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बताया। आप चाहो तो ये 2 वीडियो भी देख सकते हो, लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मेरे सारे वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सारों के लिंक मिल जाएंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो या स्टॉक्स रिलेटेड हो, आप वो वीडियोस डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इन ऑर्डर टू पुश नेचुरल गैस। और यहाँ पे 2 कंपनीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो आरओसी ऑलमोस्ट 40% का है, आरओई ऑलमोस्ट 30% का है। और वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में 16% का है और वहीं लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 63% का है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 30% और लास्ट 5 ईयर्स में भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, जो कि अमेजिंग है। और वही कंपनी की पी देखें तो मात्र 12 का है। तो यहाँ पे दिखता है कि ये जो कंपनी है ये अभी भी स्टिल अंडर वैल्यूड है इवन इन दिस एक्सपेंसिव मार्केट। और वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 142% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए और सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 19% के सीएजीआर रिटर्न्स है। और अगली कंपनी की बात करें तो गुजरात गैस अनदर पीएसयू कंपनी है। हालांकि ये पीएसयू है लेकिन काफी अच्छे प्रोफेशनली रन कंपनी है। और आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 34% का, आरओई जो है ऑलमोस्ट 33% का। वही सेल्स ग्रोथ की बात करें
तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 17% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 10% का है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 62% और लास्ट 5 ईयर्स में 42% के प्रॉफिट ग्रोथ है। पीई अगर हम देखें कंपनी का 36 है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बोलूंगा मैं। और वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 500% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जो सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 43% के रिटर्न्स होते हैं। अगले सेक्टर की बात करें तो एपीआई इंडस्ट्री, तो एपीआई फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वैल्यू चेन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो एक टैबलेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बेसिकली एक सॉल्ट होता है, मेडिसिन का जो भी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है ना, वो एपीआई की मदद से ही होता है। और वहीं अगर हम देखें तो 1991 में चाइना के पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% का मार्केट शेयर था ऑफ इंडिया। और वहीं अगर हम देखें तो आज के टाइम पे हम 70% ऑफ आवर एपीआई की जो डिमांड है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 70% का अपना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर होने की वजह से गवर्नमेंट ने इन जनरल जो है इंडियन एपीआई कंपनीज को पुश किया कि हमें इस डिपेंडेंसी को डिक्रीज करना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफी सारे सपोर्ट देना स्टार्ट किया। और वहीं अगर हम देखें तो 50% ऑफ द क्रिटिकल एपीआई जो है हमारा अभी भी चाइना से आता है। और अगर मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे, तो लास्ट ईयर जब कोविड सबसे पहले चाइना में हुआ था, तो उस वजह से चाइना में कोविड की सिचुएशन देखते हुए इंडिया में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एपीआई की सप्लाई रुक गई थी और उस वजह से काफी इश्यूज हुए थे। इसके अलावा जब चाइना के साथ इन जनरल इंपोर्ट के ऊपर जब कुछ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए, तो वहां पे भी फार्मा इंडस्ट्री को काफी दिक्कत हुई थी इन ऑर्डर टू इंपोर्ट एपीआई। और इसके बाद गवर्नमेंट ने और ज्यादा पुश किया कि इंडिया में इटसेल्फ एपीआई का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है या मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल्स है, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो और हम मिनिमम से मिनिमम चाइना पे डिपेंडेंट हो। और इस वजह से जो है एपीआई इंडस्ट्री इन जनरल इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और वही अगर हम बात करें तो चाइना प्लस वन थीम जो है काफी अच्छा प्ले कर रहा है। तो एपीआई जो है अब इंडिया में सिर्फ इंडिया की दवाइयों के लिए नहीं, अक्रॉस वर्ल्ड की जो एपीआई की डिमांड है वो भी एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो होगी उससे सप्लाई हो सकती है। और वहीं अगर बात करें तो इंडस्ट्री जो है 9% सीएजीआर से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और वहीं अगर हम कंपनीज की बात करें तो डिविस लैबोरेटरी जो है ये पहली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको आप रडार पे रख सकते हो। और वहीं अगर हम फाइनेंशियल देखें तो आरओसी ऑलमोस्ट 33% का है और आरओई ऑलमोस्ट 25% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 21% और लास्ट 5 ईयर्स में 13% का है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 31% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 12% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छा है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें 288% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने। और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 31% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए कंपनी ने। और वहीं अगर हम बात करें अगली कंपनी की तो लॉरस लैब्स का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस भी किया था। आप चाहो तो इसका वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहीं अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो आरओसी ऑलमोस्ट 40% का है और आरओई ऑलमोस्ट 45% का है, जो कि अमेजिंग है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 32% और लास्ट 5 ईयर्स में 22% है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 80% और लास्ट 5 ईयर्स में 50% है, जो कि अमेजिंग फाइनेंशियल्स है। और वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 600% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने और सीएजीआर लेवल देखें तो ऑलमोस्ट 47% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। अगले सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस। इन जनरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में काफी लो है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का बात करें या नॉन लाइफ इंश्योरेंस का। और एक और फैक्टर ये है कि टिल 2000 जो है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी थी वो पब्लिक कंपनीज हुआ करती थी और अराउंड 2000 गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ओपन कर दिया था, जिसके बाद लगातार जो प्राइवेट कंपनीज है वो पीएसयू से अब मार्केट एक्वायर कर रही है। और ये अभी भी इतना मार्केट पोटेंशियल है जो आने वाले स्लाइड में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगले 10 साल में भी प्राइवेट कंपनी के पास काफी अच्छा स्कोप है इन ऑर्डर टू गेन मार्केट फ्रॉम द पब्लिक कंपनीज। तो यहाँ पे हम देखें करेंटली अगर हम बात करें तो एलआईसी के पास ऑलमोस्ट 66% का मार्केट शेयर है, वहीं प्राइवेट के पास मात्र 33% का शेयर है। देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में अभी भी काफी सारा स्कोप है प्राइवेट कंपनी के पास एलआईसी से मार्केट गेन करने का। वहीं अगर हम नॉन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट शेयर के पास मात्र 48% है और आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट 80 to 85% हो सकता है अगले 10 साल में। और वही अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो कोविड-19 की इंश्योरेंस पॉलिसी हो या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जिस वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आप चाहो तो आज के टाइम पे इंश्योरेंस लेने के लिए आपको एजेंट के पास नहीं, डायरेक्टली आप ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट या पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, कन्वीनियंट हो गया और पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है। तो इस तरह के कन्वीनियंस के साथ इंश्योरेंस सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। और फिर इसकी बात करें तो सबसे पहले नॉन लाइफ सेगमेंट की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है ये काफी अच्छी कंपनी है। और वहीं आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 27% और आरई ऑलमोस्ट 21% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 21% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15% का है। वहीं
अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 36% और लास्ट 5 ईयर्स में 24%, जो कि काफी अमेजिंग है। और रिटर्न्स की बात करें तो 134% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने, और वहीं अगर हम सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 24% के सीएजीआर रिटर्न्स होते हैं। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस पे काफी अच्छी कंपनी है। और वहीं आरओसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% है, और आरओई जो है ऑलमोस्ट 17% है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 30% और लास्ट 5 ईयर्स में 31%। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 7% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 10% का है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, प्रॉफिट हल्की सी स्लगिश है, बट इसका मेजर रीजन ये भी है कि इन जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इनिशियल ईयर्स में जब मार्केट गेन करना होता है तो थोड़ा सा कम प्रॉफिट करके या कॉम्पिटिटिव प्राइस करके गेन करना होता है। और रिटर्न्स की बात करें तो 102% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने, और सीएजीआर पे देखे ऑलमोस्ट 22.5% के सीएजीआर रिटर्न्स है। और वहीं अगर आपने इन 10 कंपनी में इक्वल वेटेज में इन्वेस्टमेंट किया होता 5 ईयर्स बैक, तो वहां पे हम सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 35% के रिटर्न्स होते हैं कंपेयर टू निफ्टी 50 के 14% के रिटर्न्स। तो यहाँ पे ये रिटर्न्स दिखाने का मेन पर्पस ये है कि इन जनरल अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में जो आने वाले टाइम में या करंटली काफी अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर के लीडर्स को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसे काफी अच्छी तरीके से बनते हैं। और मेरा यहाँ पे रिटर्न्स दिखाने का मेन पर्पस यही है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। आने वाले टाइम में भी ये पांचों सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे स्टोरी इंटैक्ट है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी अच्छी रिटर्न बन सकती है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।